तो लगातार जो रुझान है अब 2:30 बजे के आसपास, वो रुझान नतीजे माने जा सकते हैं। और ये टैली जो है आपके सामने मध्य प्रदेश की है, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की और तेलंगाना की। इस समय जब हम मिड ऑफ द डे बैठे हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहां से दो पैदा होते हैं वो ये कि जिन 3 राज्यों में बीजेपी जीत रही है वहां पर चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि दर्जन भर चेहरों की भरमार मध्य प्रदेश में है। तकरीबन ऐसी ही स्थिति राजस्थान में है। छत्तीसगढ़ में चेहरे कम है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर रमन सिंह क्या प्रोजेक्ट होंगे चीफ मिनिस्टर के तौर पर, यह बड़ा सवाल है। तेलंगाना में क्या रेवंत रेड्डी को कमान मिलेगी या फिर कुछ और कांग्रेस वहां पर करने जा रही है, कुछ और स्ट्रैटेजिकल मूव होगा। दूसरी चीज, दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल यहां से पैदा होता है वो ये कि 2024 की शक्ल इस जनादेश के बाद कैसी दिखती है। बड़ी एक तरीके से लाइटर नोट पर कि 18 में तीनों राज्य बीजेपी जीती, 24 में लोकसभा में क्लीन स्वीप हो गया कांग्रेस का। लेकिन क्या ये 23 के जो नतीजे हैं ये, हाँ, बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 जीत गई, राजस्थान में 25 में से 25 जीत गई, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें जीत गई। हालांकि तेलंगाना में मात्र 4 सीटें मिली 17 सीटों में से। लेकिन ये 23 का जनादेश जो कांग्रेस के अगेंस्ट जाता है, ये 24 के लिए कोई पॉजिटिव सकारात्मक रुख दिखा रहा है क्या? अकु श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अकु जी, अब यहां से एक तो ये तस्वीर साफ कीजिए कि मध्य प्रदेश में भी दर्जन भर चेहरे, राजस्थान में भी तकरीबन यही स्थिति। इन दोनों राज्यों में पहले बताइए कि किस पर बीजेपी दांव खेलेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में, और ये ठीक है कि जो हम सब लोग जान समझ रहे थे और अधिकतम एग्जिट पोल में भी जहाँ तक अधिकतम जा सकते थे उससे भी ज़्यादा हो गया मामला। राजस्थान में ये माना जा रहा था कि ऐसी स्थिति होगी कि मेजॉरिटी के आसपास वाली स्थिति होगी, वो हो गया है। मध्य प्रदेश में के सफलता के पीछे एक तरफ बहुत सारी बातें की जा रही, जिसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है लाडली योजना को। लेकिन क्या सिर्फ लाडली योजना थी? मुझे लगता है कि लाडली योजना एक बड़ा कैटलिस्ट थी, लेकिन इसके पहले इस जो एक 18 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, उसको -15 साल में पहले मान लीजिए वो जो था एंटी इनकम्बेंसी, वो कमलनाथ और कमलनाथ की सरकार खा गई। वो 15 महीने उनका जो शासन था और उसमें कुछ योजनाएं जो उन्होंने रोक दी थी, वो एक मैसेज ये चला गया कि कमलनाथ तो फिर ये लाडली योजना या बाकी और जो सफलताएं हैं, जो पैसे दिए जा रहे हैं या देने की बात की जा रही है, वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये फटीग को ख़त्म करने में वो 15 महीनों का बड़ा योगदान रहा। और इधर 3 साढ़े 3 साल में जो कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा जितना भी हुआ, जो खराब भी हुआ, ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा हुआ, तो उसको भी इग्नोर कर दिया पब्लिक ने। और फिर उनको लगा कि नहीं, यही एक काम है। और लाडली योजना के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं कि 1 करोड़ 31 लाख के आसपास लोगों को, महिलाओं को डीबीटी मिला। और ये शायद उसी तरीके से फ़ायदेमंद हुआ जैसा कि 19 में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए किया था, और 6,000 रुपये साल दिए। और राहुल गांधी ने वायदा कुछ और कर दिया था, 72,000 रुपए का वादा किया था। वो वायदा 72 वाला नहीं माना, 6,000 वाला मान लिया। यहाँ लाडली में भी यही हुआ। मैं मुख्यमंत्री के चेहरे की अगर बात करूं तो क्या शिवराज सिंह चौहान के पास एक ऑब्वियस एज है या फिर कुछ और? देखिए, जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान का मामला है मध्य प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि अब शिवराज सिंह चौहान को बनाना एक शायद बाध्यता भी है, शायद। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उनको चाहे कैसी भी स्थिति में रखा हो गया हो, उन्होंने पार्टी लाइन पे चलते हुए, जूझते हुए, कभी कभी उनके साथ उनको लगा भी होगा कि नहीं साहब, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस तरीके के नाम ना लेना या बाकी और चीज़ें हुई होंगी। लेकिन उसके बावजूद वो शिद्दत से लगे रहे। वो शिद्दत और नेताओं ने नहीं दिखाई थी। अगर आप याद करेंगे, 18 में हार के बाद 3 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया था। शिवराज वॉज द ओनली लीडर जो बाकायदा उपाध्यक्ष के पद पर आकर के उन्होंने काम भी किया था। बाकी दोनों नेताओं ने, मुख्यमंत्री, हारे हुए मुख्यमंत्रियों ने काम नहीं किया था। तो इस लिहाज से, और दूसरा ये जो बिहार में जाति जनगणना का मामला उठा, जाति वाली बात उठी, ओबीसी वाली बात उठी, शिवराज उस फॉर्मूले में भी फिट होते हैं बीजेपी के कि ओबीसी का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा है। और इस समय इस राजनीति को किनारे करना, रोक रही हूँ आपको, बस